नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोगों का यूसीआई कराला लाइव यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं वो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की जो वीडियो है इसको बिल्कुल अंतिम तक आप लोग ध्यान से देखिएगा। चैनल को अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम लोग ऐसे ही आप लोगों के लिए और महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहें और साथ में जो है कि आप लोगों के लिए काफ़ी जो प्रतियोगी परीक्षाएं आप लोगों के लिए हैं उनके लिए हम लोग मदद करते रहें। तो आज की बच्चों जो वीडियो बन रही है ये वीडियो एक स्पेशल टॉपिक पे बनाई जा रही है जिसका नाम है पेनिनसुलर ड्रेनेज। पेनिनसुलर ड्रेनेज का मतलब होता है बच्चों कि भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां का नदी या अपवाह तंत्र। साउथ इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, दक्षिण भारत की नदियां कहां से स्टार्ट होती हैं, कहां गिरती हैं, क्या उनके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिन पर क्वेश्चन पेपरों में बनते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, डीएसएसबी हो या फिर अन्य स्टेट सर्विसेज हो। कोई भी परीक्षा होगी उसमें लगातार आप देखेंगे कि नदियों से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आता ही आता है और खास रूप से साउथ इंडियन रिवर्स पे ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनर्स। तो आज हम लोग उन्हीं साउथ इंडियन रिवर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और बिल्कुल अंतिम तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत का जो नदी तंत्र या अपवाह तंत्र है इसको हम बेसिकली दो पार्ट में बांटते हैं। इंडिया की वे रिवर्स जो कहीं न कहीं प्रायद्वीपीय भारत से ओरिजिनेट होती हैं या साउथ इंडिया में कहीं न कहीं से स्टार्ट होती हैं और बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में गिरती हैं, और दूसरा जो बड़ा हिस्सा नदियों का भारत में है वो उन नदियों का है जो हिमालय से शुरू होती हैं और वो ज्यादातर बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी में गिरती हैं। तो भारत में नदी को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक हिमालय नदी तंत्र और दूसरा दक्षिण भारत नदी तंत्र। आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र पर है बच्चों। प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उनकी विशेषता को देखेंगे, कैरेक्टर्स, फीचर्स, क्या होती है इन नदियों की विशेषताएं। बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनकी जो विशेषताएं हैं, अगर उन विशेषताओं की हम लोग बात करें तो विशेषता में सबसे पहले जो बात हम लोग करने वाले हैं इनकी आयु को लेकर या इनकी उत्पत्ति को लेकर। तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं इनकी उत्पत्ति हिमालय की नदियों की तुलना में, जो हिमालय की नदियां हैं तो हिमालय की नदियों की तुलना में बहुत पहले हुई थी। तो इसीलिए आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि ये अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुकी हैं। इनकी जो आयु है वो हिमालय नदियों की तुलना में काफी पुरानी है। इस वजह से हिमालयी नदियों को ये माना जाता है कि ये हिमालयी नदियां अभी युवा अवस्था में हैं और युवा अवस्था में है तो यहाँ पर जो है कि पानी भी खूब भरा रहता है। जबकि ये जो साउथ इंडियन रिवर है ये प्रौढ़ावस्था में है तो यहाँ पानी की भी बहुत बड़ी कमी होती है। इनका एक और खास विशेषता होती है बच्चों इन नदियों की, इनका आधार तल। ज्यादातर जितनी भी साउथ इंडियन रिवर्स हैं वो अपने बेस लेवल को प्राप्त कर चुकी हैं। याद रखिएगा, ये अपने बेस लेवल को क्या कर चुकी हैं, प्राप्त कर चुकी हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने अपने जो अपवाह क्षेत्र है उसका इतना अपर्दन कर दिया है कि धीरे धीरे वो बेस लेवल में पहुंच गई हैं और चौड़ी चौड़ी घाटियों का इन्होंने क्या किया है, बृहद घाटियों का। जैसे हिमालय की जो नदियां होती हैं वो संकीर्ण घाटियों का निर्माण करती हैं हिमालय के क्षेत्र में, लेकिन यहां पर ये जो नदियां हैं ये जो है कि बृहद घाटियों का निर्माण कर रही हैं या चौड़े अपवाह क्षेत्रों का। तो चौड़े अपवाह क्षेत्रों का यहां पे निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही जो साउथ इंडियन रिवर हैं इनका जो स्लोप ग्रेडियंट है बच्चों, इनका जो स्लोप है यानी कि स्लोप ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि इनके ढाल में जो कमी होती है वो बहुत मंद है। तो इनका जो स्लोप ग्रेडियंट है वो मंद है और मंद होने के कारण इनका इन नदियों का क्या होता है कि एक फिक्स पैटर्न होता है बच्चों, यानी कि एक निश्चित इनकी
एक निश्चित इनका मार्ग होता है, एक सिक्योर फिक्स्ड रूट पे ये बहती हैं स्लोप ग्रेडियंट के कम होने के कारण। जब स्लोप ग्रेडियंट कम होगा तो इन नदियों के ढाल में धीरे धीरे कमी होगी, और जब धीरे धीरे कमी होगी तो जिसके कारण इन ये नदियां एक फिक्स रूट पे आपको प्रवाहित होते हुए दिखेंगी। तो जब फिक्स रूट पे बहेंगी तो इनमें विसर्पण, जो स्पाइरलिंग होगी या जो स्पाइरल मोड होगा इनका, वो बहुत कम होगा। तो स्पाइरल मोड की भी यहां पर क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा कमी होने वाली है बच्चों। इसके बाद दक्षिण भारत की नदियों की एक और सबसे जो खास बात होती है, वो कहीं ना कहीं यहां पर पानी की कमी को लेकर होती है। हिमालय की नदियों में जो पानी का स्रोत होता है बच्चों, वो दो जगह से होता है। एक तो हिमालय की नदियों में वर्षा से जल मिल जाता है, और दूसरा हिमालय की नदियों में जो पानी मिलता है वो कहीं ना कहीं जो वहां पे हिमनद हैं या फिर जो ग्लेशियर्स हैं वहां से मिल जाता है। तो हिमालय की नदियों में इतना ज्यादा पानी क्यों भरा होता है, क्योंकि वहां पे वर्षा के साथ साथ ग्लेशियर्स भी जो है कि कहीं ना कहीं पानी प्रोवाइड करा देते हैं। साउथ इंडियन रिवर्स में पानी की कमी इसलिए होती है क्योंकि साउथ इंडियन रिवर्स जहां से ओरिजिनेट होते हैं वहां पे कहीं पर भी ग्लेशियर नहीं है, क्योंकि ये जिन पहाड़ों से निकलते हैं, स्पेशली विंध्याचल हो, चाहे सतपुड़ा हो, या पश्चिमी घाट हो, या पूर्वी घाट हो, या कहीं से भी ये निकल रही हैं, तो इनकी जो ऊंचाई होती है इन पहाड़ों की वो बहुत कम है। तो जब पहाड़ ही कम ऊंचे हैं तो वहां बर्फ नहीं मिलेगा, और जब बर्फ नहीं मिलेगा तो भाई वहां पे ग्लेशियर आपको नहीं मिलेंगे। तो इन नदियों में, यानी जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं, इन नदियों में जो हमको पानी मिलेगा बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ वर्षा का ही मिलेगा। और वर्षा थोड़ा सा साउथ इंडिया की तरफ हिमालयन क्षेत्र की तुलना में थोड़ा कम होता है। केरला वगैरह को एक्सेप्शनल अगर हम छोड़ दें तो तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र, आपका जो है कि मध्य प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य है जहां पे वर्षा कम होता है। तो इन राज्यों से निकलने वाली नदियों में जाहिर सी बात है कि पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। जब पानी की कमी है तो उन्हीं पानी की कमी के कारण इन नदियों को लेकर विवाद भी है। ये नदियां कई राज्यों से होकर बहती हैं। जैसे अगर हम कावेरी की बात करें तो इंडिया की सबसे ज्यादा विवादित नदियों में से एक है। कावेरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से बह रही है। तो अब कावेरी के पानी पर चारों लोगों का अधिकार है, चारों कह रहे हैं कि हमको चाहिए, और फिर उनके बीच में झगड़ा हो जा रहा है। तो ज्यादातर जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं वो डिस्प्यूटेड रिवर्स की कैटेगरीज में आती हैं बच्चों, और इनकी जो पानी है इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार दिशा निर्देश जारी करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार इनके मामले उठते रहते हैं। तो इस तरीके से दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां थी साउथ इंडियन रिवर्स, उनकी हम लोगों ने ये कुछ स्पेशल फीचर्स की बात किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन साउथ इंडियन रिवर्स को स्पेशली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे बच्चों। 2 कैटेगरीज में सबसे पहले उन रिवर्स को देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे बहुत सारी रिवर्स आपको बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए दिखेंगी, ये साउथ इंडिया है और इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो भारत में दक्षिण भारत की ढेर सारी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए दिखेंगी, और फिर उसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं बच्चों, बहुत सारी नदियां हैं जो आपको अरब सागर में गिरते हुए दिखेंगी। तो यहां पर आप एक चीज याद रखिएगा कि भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी तंत्र है या नदी क्षेत्र है, उनको हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। पहले उन नदियों को डिस्कशन होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, फिर उसके बाद हम अरब सागर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहली जो नदी हम लोग बच्चों उठाते हैं यहां पर, वो है हमारा महानदी से शुरुआत करते हैं। महानदी, इसको लेकर एग्जाम में क्या क्या पॉइंट्स हमारे बन सकते हैं, सारे पॉइंट्स का डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले इस नदी का ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है बच्चों उद्गम। तो जो महानदी है, ये महानदी कहां से स्टार्ट होती है, तो महानदी
सिन्हावा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बच्चों? सिन्हावा की पहाड़ी। ये जो सिन्हावा की पहाड़ी है ये पड़ती है छत्तीसगढ़ में। तो अगर कभी भी आपसे वो पेपर में क्वेश्चन पूछें कि महानदी कहां से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ में सिन्हावा की पहाड़ी से निकलती है। जो मैकाल अमरकंटक के पहाड़ हैं उन्हीं के बगल में ये पहाड़ी है। छत्तीसपुर में एक रायपुर नाम का एरिया है जो उसका राजधानी भी है, उसी के पास में इस पहाड़ से ये निकलती है। छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ने पर ये उड़ीसा में एंट्री करती है और उड़ीसा के रास्ते फिर ये गिर जाती है। तो इसका जो मुहाना होता है बच्चों, ये नदी जो मुहाना या जो ये नदी कहां पे खत्म होती है, तो इसका जो मुहाना होता है ये बंगाल की खाड़ी में होता है। तो यह नदी जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जब ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो मेन इस नदी की जो घाटी बनती है वो किस स्टेट में बनती है? वो मेनली उड़ीसा में बनती है। उड़ीसा में यहां पर एक जो क्वेश्चन और बनने वाला है कि उड़ीसा का एक फेमस शहर वो कौन सा है बच्चों? कटक। तो उड़ीसा का जो फेमस सिटी है कटक शहर, वो इसी के तट पर है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि कटक सिटी किस नदी के तट पर बसा हुआ है, वो महानदी। कटक के बारे में मैं इसलिए इसको थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इसको बच्चों नेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहते हैं, वो आपका कटक में ही है। इसके अलावा कभी कभी एसएससी डीएसएस भी अपनी परीक्षाओं में पूछते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वो हमारे उड़ीसा के शहर कटक में है, जो किस नदी के तट पर है? महानदी। यहां पर महानदी से रिलेटेड एक और चीज आपको याद रखना है, महानदी को हम सारो ऑफ उड़ीसा या फिर ओडिशा का शोक कहते हैं। जब इस नदी में बाढ़ आता है तो उड़ीसा में जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है, जान माल की काफी ज्यादा हानि हो जाती है, जिसके कारण उड़ीसा के लोग इस नदी को शोक या फिर सारो की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। तो ये जो है कि उड़ीसा का शोक कहलाती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है महानदी पर, महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध, बच्चों महानदी रिवर पे भारत का सबसे लंबा बांध क्या नाम है? इस बांध का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हीराकुंड। इस बांध का नाम है हीराकुंड, जो लगभग 4.8 किलोमीटर बच्चों 4 यानी लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। वो बांध आपको इसी महानदी पे देखने को मिलेगी। महानदी के बारे में इतनी चीजें आप अच्छे से समझ जाना। यहां पर एक चीज और बता देते हैं, इसकी कुछ जो सहायक नदियां हैं उनकी भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इस महानदी की सहायक रिवर्स या फिर ट्रिब्यूटरीज, जो इस महानदी का पानी जो नदियां महानदी में अपना पानी डालती हैं, उनमें तेल नाम की एक रिवर काफी फेमस है, तेल। अभी एसएससी ने इस पर क्वेश्चन बना रखा है कि तेल नदी। वैसे तो बच्चों तेल नदी के रूप में पूरी दुनिया में अफ्रीका की नाइजर नदी फेमस है। अफ्रीका की नाइजर नदी को ऑयल रिवर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन इंडिया में भी एक ऑयल रिवर है जो कि महानदी की ट्रिब्यूटरी है, उड़ीसा में बहती है। तेल के अलावा बच्चों शिवनाथ, यहां पर एक और रिवर है शिवनाथ, और भी बहुत सारे रिवर्स हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज में, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये हमारी दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की पहली रिवर है महानदी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस महानदी पर
उड़ीसा का शोक कहलाने का आरोप लगता है, जो कि इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम की दृष्टि से। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड इसी नदी पे बना हुआ है। सिंघावा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद बच्चों हमारा जो साउथ इंडिया का दूसरा रिवर है, इंपॉर्टेंट इसको हम कह सकते हैं, वो है हमारा गोदावरी। दूसरी रिवर है गोदावरी। ये समझिए कि आज के एग्जाम के हिसाब से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है गोदावरी। ये क्यों रिवर इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में जो पहली चीज हम लोग जानेंगे वो ये है बच्चों, ये दक्षिण भारत की, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी बच्चों इसकी लंबाई जो है ये काफी ज्यादा है। इसकी लंबाई मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो साउथ इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में ये सबसे लंबी रिवर है। दक्षिण भारत की ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी होने के कारण हम इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन, हजारों बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, साउथ की गंगा किसको कहते हैं? वो है गोदावरी। गोदावरी पर एक और क्वेश्चन बनता है। अभी मैंने जैसे बताया कि जो हिमालय की रिवर है गंगा, वो अपने यंग अवस्था में है, युवा अवस्था में है, लेकिन साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं, प्रौढ़ावस्था में आ चुकी हैं। तो इसीलिए इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं बच्चों। तो बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाने जाने वाली रिवर कौन सी है? वो है गोदावरी है। तो गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ या फिर साउदर्न गंगा, एंड एज वेल एज इसको हम बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें बच्चों, ओरिजिन मतलब ये नदी कहां से स्टार्ट होती है, उद्गम इसका। तो इस नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है, जहां से ये नदी शुरू होती है, वो है महाराष्ट्र का त्रियंबक पठार। महाराष्ट्र में एक एरिया है जहां पर त्रियंबक पठार फैला हुआ है। तो इस महाराष्ट्र के त्रियंबक पठार से ये नदी स्टार्ट होती है, और फिर ये क्या होती है कि महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना आंध्र प्रदेश के रास्ते फिर ये गिर जाती है। तो इसका जो मुहाना है बच्चों, इस नदी का मुहाना, या फिर हम इसको कह दें कि माउथ, जहां पे नदी समाप्त होती है वह उसका मुहाना या माउथ कहलाता है। तो इस नदी का जो मुहाना है गोदावरी का, ये कहां पर है बच्चों? तो इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में किस स्टेट से होकर गिरती है? तो उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। और एक चीज याद रखिएगा, एक बहुत फेमस झील है जिसका नाम बच्चों कोलेरू झील है। ये जो कोलेरू झील है, कोलेरू झील गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में ही पाया जाता है, डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। कोलेरू पर भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि क्या कोलेरू खारे पानी का झील है या फिर ताजे पानी का झील है? तो आप ये जान लेना कि ये किसी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में है। तो डेल्टा वो एरिया होता है जहां पर नदी और समुद्र आपस में मिलते हैं। तो कभी कभी डेल्टा में खारा पानी भी मिल सकता है और कभी कभी ताजा पानी, जिधर नदी आकर मिलेगी। जैसे आप इसको ऐसे समझो, इधर से नदी आ रही है तो नदी में ताजा पानी है, दूसरी तरफ ये बड़ा सा समुंदर है और समुंदर में खारा पानी है। तो नदी और समुंदर का जो कंबाइंड फॉर्म है, जहां पर ये दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं, ये वाला एरिया, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा में खारा पानी और ताजा पानी दोनों हो सकता है। तो कोलेरू का कोई स्पेशल कैटेगरी हम नहीं कर सकते। तो आप, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे यहां पे बनेगा, क्वेश्चन क्या आने वाला है कि कोलेरू झील किस नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में आपको मिलेगी? तो है गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में।
इस गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदी, गोदावरी की कुछ फेमस सहायक नदियां हैं बच्चों। जैसे कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? इसकी सहायक नदी में अगर आप देखें तो वेनगंगा और पेनगंगा सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदियों में वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ये बहुत सारी जो है कि इसकी सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके से गोदावरी रिवर पर आप इतना सारा पॉइंट जो है कि रेडी कर लेना बच्चों। यहां से सबसे ज्यादा पेपर में एसएससी क्वेश्चन बनाती है गोदावरी रिवर पे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा या फिर इसको बृहद गंगा भी कहते हैं। अगर पेपर में एसएससी बृहद गंगा पर भी क्वेश्चन बनाती है, आप बता देना गोदावरी। महाराष्ट्र के त्र्यंबक पठार से निकलेगी, मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, आंध्र प्रदेश स्टेट से होते हुए गिरती है। तो जब आंध्र प्रदेश में गिरती है तो उसी समय आंध्र प्रदेश में एक झील हमको मिलता है, इसका नाम कोलेरू है, और इसकी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसमें जो इंद्रावती रिवर है बच्चों, ये छत्तीसगढ़ से होकर आकर इसमें गोदावरी में अपना पानी डालती है। तो ये छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहेंगे, लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, वो है इंद्रावती। अगली जो रिवर है बच्चों हमारी, वो है कृष्णा। अब हम लोग बात करेंगे कृष्णा रिवर की। जो कृष्णा रिवर है ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए बनती है क्योंकि ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कि दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी। पहली चीज याद रखना, गोदावरी के बाद ये साउथ इंडिया की दूसरी सबसे लंबी रिवर है 1401 किलोमीटर के साथ। तो इसका जो लेंथ है बच्चों 1401 किलोमीटर, ये है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। कृष्णा नदी का ओरिजिन जो है बच्चों, उद्गम, इसका जो ओरिजिन या उद्गम है ये कहां से होता है इसका? तो इसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है। महाबलेश्वर माउंटेन्स रेंजेस आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ों से इसकी उत्पत्ति होती है। और इसका जो मुहाना होता है, जिसको हम कहते हैं माउथ, इसका, इस रिवर का माउथ या मुहाना, तो ये मुहाना इसका बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी, ये भी आंध्र प्रदेश के रास्ते बे ऑफ बंगाल में बच्चों गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी गिरती है। जब कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसके पहले इसकी ढेर सारी सहायक नदियां हैं, इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, जो कि इसमें लाकर अपना पानी जो है कि डालती हैं। उन सहायक नदियों का अगर हम नाम देखें तो सबसे फेमस नदी है तुंगभद्रा बच्चों। तुंग और भद्रा के नाम से ये दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम तुंग होता है और दूसरा भद्रा। ये दोनों आगे चलकर आपस में मिल जाती हैं और फाइनली कृष्णा में जाकर अपना पानी डाल देती हैं। तुंगभद्रा रिवर हमारे इतिहास की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुंगभद्रा नदी के तट पर ही दक्षिण भारत में सबसे पहले दो स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था सल्तनत काल के समय। जब भारत में मुस्लिम राज्य या मुस्लिम शासक आए मोहम्मद गोरी के रूप में, यहाँ पर वो लोग आते हैं, अटैक करते हैं, फिर ऐबक को यहाँ पे राजा बनाकर गोरी चला जाता है। तो ऐबक यहाँ पे सल्तनत काल की नींव डालता है। ऐबक के बाद खिलजी आते हैं, खिलजी के बाद तुगलक आते हैं, फिर लोदीज आते हैं, सैयद आते हैं, मुगल्स आते हैं। तो बहुत सारे मुगल यहाँ, वो मुस्लिम शासक यहाँ पे राज करते हैं। उन्हीं मुस्लिम शासकों में एक वंश था तुगलक वंश, और उस तुगलक वंश का राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहास उसको मूर्ख कहती है या सबसे बड़ा मूर्ख, लेकिन
मूर्ख क्या, वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसकी जो भी नीतियां थी वो नीतियां कभी सफल नहीं हुई। वो जो भी स्टेप लिया, चाहे राजधानी परिवर्तन का, मुद्रा परिवर्तन का, टैक्स इंक्रीजमेंट का, उसके सारे के सारे जो प्लान्स थे वो फेल हुए। इस वजह से उसका साम्राज्य लगातार कमजोर होता गया। और जब उसका साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का कमजोर हो रहा था, उसी का फायदा उठाकर साउथ इंडिया में दो नए साम्राज्य बने। एक मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बहमनी और दूसरा हिंदू संस्कृति के केंद्र के रूप में विजयनगर। और जो इस विजयनगर की मैं बात कर रहा हूं इतिहास की दृष्टि से, वो विजयनगर बच्चों इसी तुंगभद्रा नदी के तट पर विकसित हुआ था या बसा हुआ था। तेनालीराम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कृष्णदेव राय का नाम सुना होगा, राजा कृष्णदेव राय। तो ये कुछ बड़े नाम थे। बाबर भी अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में लिखता है कि उसने कृष्णदेव राय जैसा शक्तिशाली और इतना धन संपदा से ऐश्वर्य राजा आज तक पूरी दुनिया में नहीं देखा था। तो कृष्णदेव राय का जो साम्राज्य था वो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर के नाम से जाना जाता था। तो तुंगभद्रा रिवर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जो कि किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा भीमा, इसकी एक और फेमस नदी है भीमा, कर्नाटक की तरफ से आकर महाराष्ट्र के रास्ते से ये भी इसमें मर्ज होती है। भीमा के अलावा बच्चों यहां पर पंचगंगा, दूध गंगा, एक नाम और याद रखिएगा। गंगा नाम सुनकर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हिमालय की रिवर है। पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा बच्चों, और जो रिवर है इसकी सहायक नदियों में घाट प्रभा, नोट कर लीजिएगा, माल प्रभा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और इन सभी सहायक नदियों में एक और इंपॉर्टेंट सहायक नदी का नाम बताता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मूसी। मूसी वही नदी है जिसके तट पर साउथ इंडिया का फेमस सिटी हैदराबाद, चार मीनार की नगरी कहलाती है हैदराबाद। तो साउथ इंडिया का हैदराबाद या इस समय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मूसी। और मूसी अपना पानी किस में डालती है? मूसी अपना पानी डालती है कृष्णा नदी में। कृष्णा नदी की बात हो रही है बच्चों, तो यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कृष्णा नदी पर एक फेमस बांध, तो वैसे बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन यहां पर एक प्रसिद्ध बांध है। यहां का जो प्रसिद्ध बांध है या फिर झील है इस नदी पर, उसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर एवं श्रीशैलम बांध किस नदी पर है ये बच्चों? ये कृष्णा नदी पर है। और एक चीज याद रखिएगा, इसका जो लोकेशन है इस बांध का, वो तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तो तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश सरकार, पहले आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में ही तेलंगाना हुआ करता था। 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना नया राज्य बना, लेकिन ये बांध तो बहुत पहले का बना हुआ है। तो उस समय ये आंध्र प्रदेश में आता था। और जब बाउंड्री लाइन खींची गई तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच, तो इसको भी बाउंड्री लाइन पे रख दिया गया कि नागार्जुन सागर के इधर जो है तेलंगाना और उधर जो है कि आंध्र प्रदेश। तो एक चीज याद रखिएगा आप लोग, यहां पर नागार्जुन सागर एवं श्रीशैलम बांध तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है। इस बांध के चारों ओर हमने एक बहुत बड़े एरिया को टाइगर रिजर्व अनाउंस किया है। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व बच्चों वे क्षेत्र होते हैं जहां पर बाघों को बचाने के लिए कुछ स्पेशल एक्टिविटीज की जाती हैं। इस समय 2024 जनवरी में भारत में टाइगर रिजर्व की जो संख्या है वो 54 है करेंटली। और इन 55 टाइगर रिजर्व में भारत का सबसे जो लार्जेस्ट, या एक तरीके से कह सकते हो भारत का सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है उसका नाम नागार्जुन सागर एवं श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि कृष्णा नदी के चारों ओर फैला हुआ है।
कृष्णा नदी के बाद बच्चों अगली रिवर जो हमारी आती है साउथ इंडिया की, उसका नाम है कावेरी। कावेरी रिवर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि सबसे पहले आप ये देख लो कि इसका जो उद्गम होता है, ओरिजिन, इसका ओरिजिन कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी होती है बच्चों। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ये स्टार्ट होती है, और उसके बाद इसका जो मुहाना होता है यानी कि माउथ, ये नदी कहां पर खत्म होती है, मुहाना जो इसका होता है वो होता है बंगाल की खाड़ी। और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये रिवर, तो एक चीज याद रखिएगा, ये तमिलनाडु के रास्ते गिरती है। जैसे कृष्णा और गोदावरी आंध्र प्रदेश से होकर बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, महानदी उड़ीसा से होकर गिरते हैं, लेकिन कावेरी जो है कि वो तमिलनाडु से होकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तमिलनाडु के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये बिल्कुल साउथ की तरफ लोकेट है और इसकी लंबाई भी ठीक ठाक है, यानी कि काफी, इसकी लंबाई का अगर एग्जैक्ट मैं इसकी लंबाई आपको बताऊं तो इसकी जो लंबाई है बच्चों कावेरी की, वो है 800 किलोमीटर। तो कावेरी 800 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है। तो इतनी लंबी रिवर बिल्कुल इंडिया के साउथ में होने के कारण इसको हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। यूपी पीसीएस 2015, यूपी पीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन आया था बच्चों, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा जो है कि कावेरी। इसके बाद आगे समझिएगा, ये नदी इंडिया की सबसे मोस्ट डिस्प्यूटेड रिवर है या भारत की सबसे विवादित नदी। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे विवादित नदी कौन सी है, तो वो है कावेरी, क्योंकि इसके पानी को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा चलता है। यह नदी शुरू होती है कर्नाटक से, तो सबसे पहले कर्नाटक कहता है कि हमको पानी चाहिए। कर्नाटक के बाद केरल में पहुंचती है, तो केरला भी इसकी पानी को लेकर मांग करता है। केरला के बाद ये पहुंचती है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु सरकार भी कहती है कि हमको भी पानी चाहिए। और सबसे लास्ट में ये पहुंचता है पौंडीचेरी या पुदुचेरी, तो पौंडीचेरी सरकार भी कहती है कि हमको भी जो है कि पानी चाहिए। तो इस तरीके से इंडिया की मोस्ट डिस्प्यूटेड रिवर होने का टैग इस रिवर को मिलता है, और इसके पानी को लेकर 4 राज्य लगातार आपस में झगड़ा करते हैं। दिल्ली पुलिस 2021 जब पेपर अपना करा रहा था, तो उस समय भी उन्होंने ये क्वेश्चन डाला था कि कावेरी के पानी को लेकर कौन कौन से राज्यों के बीच झगड़ा चल रहा है। तो आप ये चीज याद रखिएगा। कावेरी की जो सहायक नदियां हैं बच्चों, इसकी जो सहायक नदी है कावेरी की, अगर हम उनकी बात करें तो कावेरी की सहायक नदियों में जो फेमस नदी है उसका नाम है ज्यादा लेट हेरंगी, हेमावती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, इसकी ये सब सहायक नदियां बच्चों कावेरी की। इसके अलावा कावेरी में काबिनी भी मिलती है, भवानी है, अमरावती है, स्वर्णवती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं कावेरी की। कावेरी से रिलेटेड एक चीज और समझिएगा आप लोग यहां पे, कि कावेरी शिव समुद्रम नाम का जलप्रपात बनाती है। शिव समुद्रम, अगर पानी के आयतन की दृष्टि से देखें तो पानी के आयतन की दृष्टि से यह भारत की या यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है बच्चों। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, याद रखिएगा,
कावेरी नदी पर बना हुआ है और ढेर सारा जो है कि पानी इस वाटरफॉल के पास होता है। एक लास्ट पॉइंट यहां पे हमको समझना है कि जो कावेरी रिवर है, इसका जो तमिलनाडु स्टेट में बेसिन है, स्पेशली कर्नाटक और तमिलनाडु में जो इसका बेसिन है या इस नदी का जो घाटी है, यह घाटी एक बड़े अपवाह क्षेत्र का जन्म कर देता है या बड़े अपवाह क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो इसका जो ये बड़ा सा अपवाह क्षेत्र आता है बच्चों, ये चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वर्ष में 2-3 बार जो है क्या होता है कि यहाँ पे चावल की खेती होती है और इतना ज्यादा चावल की खेती होती है कि इस पूरे एरिया को हम लोग यानी कि कावेरी नदी की बेसिन को हम लोग कहते हैं राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। अगर बच्चों यहां पे एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि राइस बाउल ऑफ इंडिया, चावल का कटोरा भारत का, सिर्फ अगर आपसे इंडिया का पूछे तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ स्टेट। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है कि भारत में चावल का कटोरा कौन सा स्टेट कहलाता है, तो वो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन वो पूछ दें कि भारत में नहीं साउथ इंडिया में वो चावल का कटोरा हम किसको कहेंगे, तो आप उसको बताओगे कावेरी नदी की बेसिन या कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र। तो कहीं से भी अगर क्वेश्चन आएगा आप इसको कर लीजिएगा। अगली जो रिवर है बच्चों यहां पर, वो है पेन्नार। साउथ इंडिया की अगली रिवर है पेन्नार। पेन्नार रिवर भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं कि ये कहां से शुरू होती है। तो जो बच्चों जो पेन्नार रिवर है, पेन्नार रिवर कर्नाटक से शुरू होती है नंदी दुर्ग पहाड़ी से। याद रखिएगा, कर्नाटक में नंदी दुर्ग की पहाड़ियां हैं, तो नंदी दुर्ग हिल्स या पहाड़ी क्षेत्रों से ये नदी जो है कि स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, इसका जो मुहाना होता है माउथ, ये होता है बच्चों बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। और बे ऑफ बंगाल में जब ये गिरती है पेन्नार, तो बिल्कुल चेन्नई के पास से होते हुए गिरती है, तो तमिलनाडु स्टेट से होकर जाती है। पेन्नार भी एक खास इंपॉर्टेंट रिवर है, तो पेन्नार के बारे में आप याद रखिएगा, नंदी दुर्ग की पहाड़ी से स्टार्ट होकर और ये जो है कि तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। यहां पर एक और रिवर बहुत फेमस है, उसका नाम है बच्चों वैगेई। ये जो वैगेई रिवर है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि धार्मिक दृष्टि से साउथ इंडिया का सबसे जो फेमस या पूरे इंडिया का जो सबसे फेमस शहर मदुरई है, वो यहीं पे स्थित है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये स्टार्ट होती है वर्षा नद पहाड़ियों से। जो वर्षा नद पहाड़ियां हैं, ये वर्षा नद की पहाड़ियां आपको तमिलनाडु स्टेट में ही मिलेंगी। तो तमिलनाडु से स्टार्ट होगा ये नदी और इसका जो मुहाना है वो भी बे ऑफ बंगाल में है। और बे ऑफ बंगाल में बच्चों स्पेशली जो पाक की खाड़ी है, एक सेकेंड, जो पाक गल्फ है, इसी पाक गल्फ में क्या होता है कि ये गिर जाती है। पाक की खाड़ी में गिरती है वर्षा नद की पहाड़ी से शुरू होकर। इस वैगेई के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर का नाम आपको मैं बता रहा था वो है मदुरई। तो जो मदुरई है भारत का सबसे ज्यादा धार्मिक शहर कहलाता है और तमिलनाडु स्टेट पूरे इंडिया का वो स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा मंदिर वगैरह पाए जाते हैं। और यहाँ के भव्य मंदिरों को देखने के लिए सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो पर्यटक आते हैं वो देखने के लिए आते हैं। इस साल 2023 में पहली बार विदेशी पर्यटकों के मामले में तमिलनाडु स्टेट टॉप किया है, क्योंकि अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जो हमेशा से सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटकों को अपने यहां बुलाता था या आकर्षित करता था।
तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर तमिलनाडु इस साल 2023 में भारत का पहला स्टेट बन गया है जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, याद रखिएगा। और तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में मंदिर हैं जिसको देखने के लिए वो आते हैं। और विशेषकर जो तमिलनाडु के फेमस मंदिर हैं वो मदुरई के क्षेत्रों के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। रामेश्वरम, मदुरई यहाँ के फेमस जो है कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं। उसके बाद बच्चों साउथ इंडिया की 3 ऐसी रिवर्स जो झारखंड उड़ीसा से स्टार्ट होकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं उड़ीसा के रास्ते, उन तीनों का नाम मैं एक साथ आपको बता दे रहा हूं। ब्राह्मणी, ये स्वतंत्र रूप से गिरती हैं इसीलिए इनके नाम मैं यहां पे बताने चाह रहा हूं। ये जितनी नदियां की अभी नदियों की बात हम कर रहे हैं ये स्वतंत्र रूप से, बाकी तो साउथ इंडिया में और भी रिवर थी, वो कहीं ना कहीं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार सब में अपना पानी डाल रही थी, लेकिन जो स्वतंत्र रूप से गिर रही हैं उसमें ब्राह्मणी, स्वर्ण रेखा और उसके बाद वैतरणी। वैतरणी बच्चों, ये जो 3 रिवर्स हैं ये तीनों रिवर्स उड़ीसा के रास्ते बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, याद रखिएगा। ये उड़ीसा के रास्ते बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इसमें सुवर्ण रेखा पर हुंडरू नाम का जलप्रपात है झारखंड में, हुंडरू वाटरफॉल। और इसका नाम सुवर्ण रेखा इसलिए रखा गया है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसके रेत में सोना पाया जाता है जैसे सोन नदी में पाया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम सुवर्ण रेखा रखा गया है। ये भारत की वो नदियां थी जो दक्षिण भारत से स्टार्ट होती थी और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती थी। इन नदियों के बाद बच्चों कुछ और नदियां भी दक्षिण भारत की हैं जो दक्षिण भारत से स्टार्ट तो होंगी, साउथ इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया से स्टार्ट होंगी, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अब ये पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेंगी, ये गिरेंगी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। और अरब सागर में जो नदियां गिर रही हैं उनमें सबसे पहली नदी का नाम जो हम लोग यहां पे ले रहे हैं उसका नाम है नर्मदा बच्चों। नर्मदा के बारे में आप ये समझ लीजिए कि नर्मदा विपरीत दिशा में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसके बारे में पहली पॉइंट आपको क्या समझना है कि विपरीत दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी। विपरीत दिशा का मतलब बच्चों यहां पे पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर या पश्चिम में बहने वाली भारत की सभी नदियों में सबसे लंबी जो नदी है वो है नर्मदा। इसका जो लेंथ आता है वो 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर लेंथ के साथ ये साउथ इंडिया की वो रिवर है जो अपोजिट डायरेक्शन में सबसे लंबी दूरी तय करती है। स्पेशली इस 3 राज्यों में बहती है, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। तो 3 राज्यों से होकर यह नदी बहती है। नर्मदा नदी बच्चों ओरिजिन इसका कहां से होता है, तो जो इसका ओरिजिन पॉइंट है मैकाल की पहाड़ियां, मैकाल की पहाड़ी। इस मैकाल की पहाड़ी का सबसे ऊंचा जो बिंदु है उसका नाम होता है अमरकंटक। तो चाहे आपसे अमरकंटक पेपर में पूछे या फिर मैकाल की पहाड़ी, और इन दोनों का एक्चुअल में वैसे तो मैकाल की पहाड़ी का लोकेशन बच्चों एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, लेकिन आप नर्मदा जिस पॉइंट से यहां से ओरिजिन होती है वो पॉइंट आपका पर्टिकुलर मध्य प्रदेश में पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये नदी मध्य प्रदेश में मैकाल की पहाड़ी से स्टार्ट होती है। इसका मुहाना या माउथ कहां पर होता है, इस नदी का जो मुहाना होता है बच्चों, यानी कि ये नदी कहां पे खत्म होती है, तो इसका मुहाना अरब सागर।
और अरब सागर में भी स्पेशल जो एरिया है वो खंभात की खाड़ी में। तो खंभात की खाड़ी में ये नदी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा कि नर्मदा नदी विपरीत दिशा में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। 1312 किलोमीटर के साथ एक लंबी दूरी तय करती है। मैकाल की पहाड़ियों से निकलकर एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए ये क्या कर रही है कि खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जा रही है। भारत की यह एक ऐसी रिवर है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बच्चों, भ्रंश घाटी, एक चीज यहां पे समझिएगा, रिफ्ट वैलीज ऐसी घाटियां होती हैं जिनके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। तो भारत की सिर्फ 3 ही ऐसी नदियां हैं जो, ये 3 नदियां जो हैं वो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये तीनों नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी। इनके अलावा भारत की कोई भी ऐसी रिवर नहीं है जो रिफ्ट वैलीज से होकर बहती हैं। तो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैलीज से होकर बहने वाली नदी में ये आपका नर्मदा है। इस नर्मदा के रिफ्ट वैलीज का मतलब है इसके ऊपर की ओर एक माउंटेन है जिसका नाम होता है विंध्यन, और इसके नीचे की तरफ भी एक माउंटेन्स होते हैं जिसको सतपुरा कहते हैं। तो विंध्यन और सतपुरा के बीच से, यहीं से नर्मदा निकलकर इस तरीके से ये बहती है। तो एक तरीके का ये भ्रंश घाटी हो गया। इसके अलावा और नीचे आएंगे तो यहां अजंता हिल्स मिलेंगे, और अजंता और सतपुरा के बीच से एक और रिवर यहीं पे जो नर्मदा की जुड़वा बहन कहलाएगी, ताप्ती, तो वो भी जो है कि यहां पर बहेगी। तो ये देखिएगा, भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी के बारे में बच्चों एक चीज और आप ये जान लो कि नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश का एक बहुत फेमस शहर जबलपुर बसा हुआ है। जबलपुर जो शहर है मध्य प्रदेश का, ये जलप्रपातों के लिए जाना जाता है। नर्मदा नदी जब मध्य प्रदेश से होकर बहती है तो भेड़ा घाट नाम का एक जगह आता है बच्चों। ये जो भेड़ा घाट है, इस भेड़ा घाट के आसपास नर्मदा ढेर सारे जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिसमें सबसे जो फेमस जलप्रपात है धुआंधार, पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम ही इसका धुआंधार जलप्रपात है। तो बहुत बार पूछता है कि धुआंधार वाटरफॉल आपको कहां, किस नदी पर मिलेगी, तो ये सारे के सारे नर्मदा रिवर की बात हो रही है। धुआंधार के अलावा यहां पर दूध धारा, कपिल धारा, दूध धारा, हजार धारा की झरना, ये कई सारे जो है कि झरने आपको इस नर्मदा रिवर पे मिलेंगे। तो नर्मदा नदी के बारे में इतनी चीजें जान लेना, और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज नर्मदा नदी के बारे में जानना है कि जब ये अरब सागर में गिर रही होती है तो ये डेल्टा नहीं बनाती है। अच्छा, एक चीज और यहां ध्यान देना है आप लोगों को कि साउथ इंडिया की जो रिवर्स में 2 पार्ट में बांटा था, जो बंगाल की खाड़ी में पूरब की ओर गिरती हैं ये सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं, लेकिन जो नदियां पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं कोई भी डेल्टा नहीं बनाता है। ये सारे अपने मुख पर या माउथ पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा वो नदी है जो अपने मुहाने पर डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। जो नर्मदा नदी है बच्चों, नर्मदा नदी का जो मुहाना है अरब सागर में खंभात की खाड़ी में है। इसके बाद जो हमारी अगली रिवर है उसके बारे में देखते हैं। अगली रिवर है ताप्ती, या फिर इसको तापी भी कह सकते हैं। तो ताप्ती या तापी रिवर, इसका सबसे पहले उद्गम आप देखो। ये नदी जो स्टार्ट होती है, इसका जो उद्गम होता है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाउंड्री लाइन पर, स्पेशली अगर पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन देखोगे तो वो एमपी में आ जाएगा। तो इसका उद्गम एमपी में एक पठार है जिसका नाम बेतुल पठार है। तो बेतुल पठार से जो है कि इसका उद्गम हो रहा है, या फिर हम इसको मुल्तई क्षेत्र भी कह सकते हैं। बेतुल पठार या मुल्तई पहाड़ियां,
कभी आपको मुल्तई पहाड़ियां भी दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मुल्तई पहाड़ी या बैतुल पठार से इसका ओरिजिन होता है। फिर ये क्या करती है, सेम एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के रास्ते अरब सागर में गिर जाती है। जब ये अरब सागर में गिरती है तो अरब सागर का वही पोर्शन जहां पे नर्मदा गिरती है, यानी कि खंबात की खाड़ी, तो ये भी खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। क्योंकि बच्चों मैंने अभी बताया था कि यह भी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, यानी इसके एक तरफ सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस हैं, दूसरी तरफ अजंता माउंटेन्स हैं। तो सतपुड़ा और अजंता के बीच में बहने के कारण इसको भी हम कहते हैं कि यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो लगभग एक जैसी समानता, एक जैसा अपवाह क्षेत्र लेने के कारण इसको नर्मदा की जुड़वा नदी कहते हैं। तो ये नर्मदा की जुड़वा नदी कहलाती है बच्चों, याद रखिएगा। कई बार पेपरों में क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिवर नर्मदा की जुड़वा रिवर कहलाती है, तो वो हमारा जो है कि ताप्ती है। इस ताप्ती नदी के तट पर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है सूरत। गुजरात का ये जो सूरत शहर है बच्चों, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ताप्ती या फिर तापी के तट पर। सूरत के बारे में दो चीज आप यहां पे करंट अफेयर के हिसाब से सुन लो। पहली चीज, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑफिस है, कार्यालय है, वो अब हमारे देश में डायमंड बोर्स के नाम से सूरत में स्थापित हो चुका है। तो हीरो का सबसे बड़ा, ये हीरो का आप कह सकते हो, या मतलब किसी भी कार्य क्षेत्र का अगर सबसे बड़ा कार्यालय पूरी दुनिया में देखा जाए तो अभी इसके पहले अमेरिका में पेंटागन नाम की कंपनी का था। पेंटागन की कंपनी के ऑफिस को रिप्लेस करके सूरत ने अब तक दुनिया का सबसे बड़ा जो है कि कार्यालय खोल दिया है। और दूसरा इसके बारे में करंट अफेयर का क्वेश्चन ये जानना है कि अभी जस्ट जनवरी 2024 में स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई भारत में, और लगातार 7वीं बार इंदौर शहर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर बना। 7 बार से इंदौर टॉप कर रहा था, लेकिन इस बार जो आश्चर्यजनक बात मैं बता रहा हूं, या एक जो एग्जाम के हिसाब से आपको बात बता रहा हूं, कि इंदौर के साथ सूरत को भी पहला पोजीशन मिला है, यानी कि टॉप रैंक पे 2 शहर एक साथ बने हुए हैं, इंदौर और सूरत। तो भारत के सबसे साफ शहरों की बात होगी, सबसे स्वच्छ शहरों की बात होगी, तो इंदौर के साथ सूरत का भी नाम लिया जाएगा। ताप्ती के बाद बच्चों अगली जो नदी हम लोगों की जिसकी बात हम लोग करेंगे वो है साबरमती। साबरमती रिवर का जो ओरिजिन होता है बच्चों, ये राजस्थान में एक झील है जयसमंद। तो जयसमंद झील से यह स्टार्ट होता है राजस्थान से, फिर राजस्थान के रास्ते ये गुजरात में पहुंचता है, और गुजरात से फिर ये खंबात की खाड़ी होते हुए, तो खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिर जाता है। यमुना भारत की बहुत ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक है, वैसे ही साबरमती भी बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी है। यमुना, साबरमती, इन दोनों नदियों को भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में शामिल किया जाता है। तो ये जो साबरमती है, आखिर इतना ज्यादा इसमें प्रदूषण आया कैसे? क्योंकि इस साबरमती नदी के तट पर गुजरात का एक और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अहमदाबाद जो है कि बसा हुआ है। ये जो बच्चों अहमदाबाद है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया। इस पूरे के पूरे शहर को यूनेस्को ने संरक्षित करने का फैसला लिया है। तो भारत का इकलौता शहर है अहमदाबाद जिसको हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया का दर्जा मिला हुआ है। तो एक चीज यहां पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो अहमदाबाद है ये साबरमती के तट पर बसा हुआ है, और इसी साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी का प्रसिद्ध साबरमती आश्रम भी स्थित है।
साबरमती के बाद बच्चों अगली जो नदी है जो साउथ इंडिया की, उसका नाम है माही। माही भी इंपॉर्टेंट रिवर है और माही पर भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो माही के बारे में सबसे पहले यह जान लो कि यह विंध्याचल पर्वत का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है वहां से स्टार्ट होता है मध्य प्रदेश में। तो ये विंध्याचल पर्वत से स्टार्ट होता है एमपी में, और फिर गुजरात के रास्ते ये क्या होता है, अरब सागर में गिर जाता है। तो जब ये अरब सागर में गिरती है नदी, तो अरब सागर का सेम वही वाला पोर्शन पे ये भी जाकर गिरती है खंबात की खाड़ी में। यहां पे इस माही नदी के बारे में जो जानने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यह माही नदी भारत के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा को 2 बार काटती है बच्चों, 2 बार काटती है। इसका मतलब है जैसे ये कर्क रेखा है, माही नदी यहां से स्टार्ट हुई, पहले कर्क रेखा को काट दी, फिर काट दी। तो देखिए एक बार ऊपर की तरफ चली गई, काट दी कर्क रेखा को, फिर नीचे की तरफ आकर फिर काट दी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो रिवर है वो माही है। गुजरात से होते हुए वो फिर क्या हो रही है कि खंबात की खाड़ी में गिर जा रही है। इसके बाद बच्चों यहां पर जो अगली एक और रिवर है उसका नाम है लूनी। एक और फेमस रिवर है हमारी राजस्थान की, लूनी। राजस्थान की जीवन रेखा कहलाने वाली नदी लूनी अरावली से स्टार्ट होती है। ये अरावली से स्टार्ट होकर गुजरात में पहुंचती है, लेकिन गुजरात के दलदलों में खो जाती है, यानी कि ये अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती। तो गुजरात का जो दलदल है जिसको हम कच्छ का रण कहते हैं, तो ये कच्छ के रण में जाकर बच्चों क्या होती है कि विलुप्त हो जाती है। तो इस नदी का जो मुहाना है ये कच्छ का रण है। लूनी के बारे में एक चीज आप याद रखिएगा, लूनी वो रिवर है जो जमीन से शुरू हुई, यानी अरावली से शुरू हुई और जमीन यानी कच्छ के रण में ही जाकर खत्म हो गई। ये किसी समुंदर में नहीं गिर रही है। तो भारत की सबसे लंबी अंतःस्थलीय रिवर बच्चों, अंतःस्थलीय नदी, कई बार एसएससी से लेकर डीएसएसबी स्टेट सर्विसेज ने पेपरों में क्वेश्चन बनाया है कि लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया का जो इनरलैंड रिवर है या अंतःस्थलीय नदी है उसका नाम बताइए। वो लूनी है। अरावली के जो पश्चिमी हिस्से हैं वहां से शुरू होकर कच्छ के रण में जाकर ये क्या हो रही है, विलुप्त हो जा रही है। इसके बाद बच्चों जो अगली रिवर है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो है घग्गर। घग्गर, घग्गर का पुराना नाम सरस्वती के रूप में माना जाता है। तो जो हमारे वेदों में सबसे पवित्र नदी जिसको हम कहते थे वो इसी को कहते थे, घग्गर को। और वर्तमान डेट में क्या है कि घग्गर जो है विलुप्त हो चुकी है या लगभग बिल्कुल ये सूख चुकी है। इसका जो उद्गम, जो घग्गर नदी का उद्गम होता है बच्चों, शिमला के पहाड़ों से होता है। तो शिमला के पहाड़ों से स्टार्ट होकर अंबाला पटियाला के रास्ते से ये जो नदी है हिसार वगैरह होते हुए ये राजस्थान के मरुस्थलों में जाती है और आगे बढ़कर अरब सागर में गिरती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो चुकी है, अब ये नदी पूरी तरीके से सूख चुकी है। तो आप ये याद रखना, घग्गर भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसके जन्म के लिए या एक तरीके से कह लो कि इसको दोबारा इसमें पानी आ जाए उसके लिए भारत सरकार काफी कोशिश लगातार कर रही है। तो बच्चों आज का ये जो वीडियो था इसमें हम लोगों ने साउथ इंडिया की सारी नदियों का एक तरीके से जानकारी देने की पूरी कोशिश किया है। साउथ इंडिया की जो भी नदियां हैं कहाँ से स्टार्ट होती हैं कहाँ खत्म होती हैं, इनसे रिलेटेड और भी जो स्टैटिक जीके के पॉइंट्स थे जो परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चन बनकर आते हैं। इसके साथ ही अगर आप इन नदियों को, इस वीडियो को देखेंगे तो इन नदियों के बारे में आपको एक जानकारी भी मिल जाएगी। तो लगातार आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और
इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।